आज आपसे मैं मांगना नहीं चाह रहा हूँ, पर मेरे लोग बहुत रास्ते में ये पानी की हमारी बहुत प्रॉब्लम है। राकेश आप पीछे एक IPS की डिवीजन देनी है और मेरे से बातों के बच्चे यहाँ पे आते हैं, उनके लिए कॉलेज में आज आपके सामने डिमांड रखना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हो वो सच्चाई की लड़ाई है, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप जरूर जीतेंगे। और 5 साल क्या आगे 10 साल तालिए 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 और हमेशा करेंगे। तस्वीरें देखे कार्यकर्ताओं का किस तरह का जोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। हिमाचल सरकार में सामाजिक न्याय एवं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, हमारे CPS माननीय श्री राम कुमार जी, श्री संजय अवस्थी जी और मेरे छोटे भाई श्री विनोद सुल्तानपुरी जी, कसौली के सभी प्रमुख जनता, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष शिव कुमार जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल ठाकुर जी, हमारे हरदीप बाबा जी, हमारे जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक मुकेश शर्मा जी, सुरेंद्र सेठी जी, APMC के हमारे चेयरमैन श्री रोशन ठाकुर जी, हमारे सभी सम्मानित, जिनका नाम भूल गया वो भी सम्मानित, और कसौली विधानसभा क्षेत्र की सम्मानीय प्रबुद्ध जनता। 14 महीने पहले हिमाचल की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। 14 महीने तक जो प्रदेश की स्थिति थी, हम उससे निपटने का प्रयास कर रहे थे। सबसे पहले इस प्रदेश के पास ऐसी आर्थिक समस्या थी कि दिन प्रतिदिन का खर्चा चलाना भी मुश्किल था, कर्मचारियों को पे देना भी मुश्किल था, और हमने उस समस्या का निपटारा किया। फिर आपदा आई। आपदा ने ऐसी अत्यधिक बारिश ने हिमाचल प्रदेश को ऐसे तबाही का मंजर देखने को मजबूर किया जो हमारे जीवन काल में इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में गया, हर घर में, हर जिला तक मैंने अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। 16,000 के करीब घरों को नुकसान हुआ, 4,000 घर पूर्णतः नष्ट हो गए। और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जब मैंने देखा कि एक आम परिवार के व्यक्ति का घर के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह आम परिवार से आता हूँ, राजनीति में आम परिवार की भावना को मैं जानता हूँ। मैंने कहा 1.5 लाख से कुछ होने वाला नहीं। आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए मैंने कानून बदल दिया और 1.5 लाख की जगह उन्हें 7 लाख रुपए दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि हम भी उन परिवारों से निकले हैं जहाँ आगे मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता। किसान परिवार से है, कर्मचारी परिवार से है और आम परिवार से है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा क्या दायित्व था? मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा एक ही दायित्व बनता था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक, गांव के किसान तक, आम परिवार के बच्चों तक हम अपनी सरकार की पहुंच पहुंचाए। पहले बजट में हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की, और जब हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, जो काला धन कमाने वाले व्यक्ति थे उसका एक फर्क हमारे खिलाफ हो गया।
लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद आपदा में हमें वर्ल्ड बैंक ने भी प्रशंसा की, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी प्रशंसा की, नीति आयोग ने भी प्रशंसा की हमारे कार्य की। और जब हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे थे, वो कुछ भ्रष्टाचारियों को पसंद नहीं आया, लेकिन हम हिम्मत हारने वाले नहीं। और जब हमने बजट रखा इस साल का, और उस बजट में जो हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर जो धन कमाया था, जब मैं जनता को बांटने के लिए उस बजट में योजनाएं लेकर आया, तो भारतीय जनता पार्टी को वो पसंद नहीं आया। क्या कभी किसी ने सोचा था कि गांव में रहने वाला किसान जो मनरेगा की मजदूरी करता है, उसकी दिहाड़ी बढ़ाकर 60 रुपए 300 रुपया कर दी जाएगी। एक ही बार में 60 रुपया हमने बढ़ाए 1 अप्रैल 2024 से। मैंने पिछली कैबिनेट में, अभी कल के दिन कैबिनेट हुई, 1 अप्रैल 2024 से मैंने उसको लागू कर दिया। क्या किसी ने सोचा था कि जो अनाथ बच्चे थे, जो अपनी माता को खो चुके थे, जो अपने पिता को खो चुके थे, उन बच्चों की भी कोई सुधरेगा? हमने उन सभी अनाथ बच्चों को, जिनकी माता नहीं है, पिता ने गोद लिया, आज वो अनाथ बच्चे स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं। ये सरकार की हमारी नीयत थी। क्या किसी ने सोचा था? तकरीबन 1 लाख के करीब हमारी बहनें विधवा हो चुकी है। उनके बच्चे, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत मेरिटोरियस है, नीट में सिलेक्ट हो चुके हैं, आईआईएम में जाना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उस बहन का पति जब गुजर गया, उसके लिए उन बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं था। हमने इस बजट में सभी विधवा बहनों के बच्चों को, जो पैदा होने के 27 साल तक जितनी भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उनके लिए फ्री एजुकेशन, उनकी खर्चा पूरा सरकार का दिया। ये मेरे पास कोई मांग नहीं आई है, ये मेरे पास कोई डेलीगेशन नहीं आया, पर मैं दर्द जानता हूं, क्योंकि मैं आम परिवार से निकला हुआ मुख्यमंत्री बना, आप परिवारों से निकला हुआ मुख्यमंत्री बना हूं। और जब बजट पास करने की बारी आई, इन लोगों ने हमारी सरकार को चलाने की कोशिश की। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया। और 28 तारीख को बजट पास होना था, 28 तारीख को बजट पास होना था। 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए, सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली, हेलीकॉप्टर उन्हें मिले, हेलीकॉप्टर से आए और बजट में अंदर नहीं बैठे, कांग्रेस के पक्ष में बोलने के बैठे। उस बजट में ये सारी योजनाएं थी जो गरीब के लिए थी, आम आदमी के लिए थी, किसान के लिए थी, कर्मचारियों के लिए थी। 4% का डीए हमने दिया। हमारे महिला कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी के जितने भी थे, पुलिस कर्मचारियों को 210 रुपए मिलते थे, टाइट मनी के मैंने 5 गुना बढ़ा कर दिए। ये पैसा कहां से आया? ये उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, जो भ्रष्टाचारी पतले दरवाजे से भ्रष्टाचार कर रहे थे। पर मैं इन चीजों से घबराने वाला नहीं। आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में हम हिमाचल को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएंगे और 10 वर्ष में हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बनाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं उन राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार भी नहीं होना चाहता। मैं आपके लिए आया हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ, आपके लिए काम करूंगा। हमारी जीवन में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ।
मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हाथ के निशान से चुनकर आया हूं, और हाथ के निशान, अगर मेरा इतना बड़ा व्यक्तित्व था तो आजाद लगते, और उस हाथ के निशान को और उस पार्टी को जिसको हम माँ की तरह सेवा करते हैं, उसको भूल कर हम उससे गद्दारी करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति अपना ईमान बेच सकता है, सत्ता के प्रलोभन और पैसे के प्रलोभन में ईमान बेच सकता है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र की क्या सेवा करेगा? वो विधानसभा क्षेत्र की सेवा नहीं करेगा, वो चुनकर अपने लिए धन कमाना चाहेगा और उस धन के द्वारा गरीब आदमी का शोषण करके पैसों के बल पर वो राजनीति में आते हैं, विधायक बन जाते हैं और गरीब जनता को का शोषण करते हैं। वो ऐसी संपदा को पैदा करते हैं, वो ऐसे धन को पैदा करते हैं जिससे उनके पास ताकत रहे। उस संपदा को मैं इस प्रदेश की लुटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा आपके साथ। और जो व्यक्ति अपना ईमान बेच दे, जो बिकाऊ हो जाए, अगर आप लोग आज भी इसमें हिमाचल की संस्कृति क्या बोलती है, हम देवी देवताओं के प्रदेश में रहते हैं, सुबह होकर भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि कम से कम हमें अच्छे कार्य करने की, पूजा करने की आशीर्वाद दे, अच्छे काम करने की। लेकिन होता क्या है, हम राजनीति में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है हमारे पास, बड़ा बड़ा धन कमाते हैं, एक पीढ़ी छोड़ के दूसरी पीढ़ी के लिए सोचते हैं। और धन का सोर्स क्या होता है? आप लोगों की संपदा होती है, आपके यहाँ माइनिंग होती है, उससे चोरी की जाती है, सरकार के धन का दुरुपयोग किया जाता है और अपनी सत्ता को हासिल करते हैं। सत्ता हासिल करने के बाद फिर आगे बड़ी बड़ी चमचमी गाड़ियों में आप लोगों पर रोक मारते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन में मैंने संघर्ष किया है, कांग्रेस पार्टी की 40 साल से सेवा की है और कांग्रेस पार्टी की 40 साल सेवा करने के बाद जब माननीय राहुल गांधी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने मुझे कहा, राहुल गांधी जी ने, कि आपने गांव के आम व्यक्ति की सेवा करनी है, गरीब तक अपनी पहचान पहुंचानी है, ईमानदारी से सेवा करनी है, आम व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी के विचार थे। आज इन लोगों ने धोखा दिया है, भगवान भी उनके साथ नहीं है। जो लोग अहम करके बोल रहे थे कि आप तो भगवान भी नहीं बचा सकते, उस भगवान ने हमारी सत्ता को बचाया है, उस भगवान ने हमारी सत्ता को बचाया है। ये कौन सी लोकतंत्र है जहाँ सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस बैठी है? ये कौन सा लोकतंत्र है कि वो 6 विधायक अभी तक घर आने के लिए उनके परिवार वाले तरस रहे हैं, लेकिन वो कैदी की तरह बैठे हुए छुपे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम आम लोगों के लिए उठकर आए हैं। आने वाला वक्त आपका है, गरीब आदमी का है, आम व्यक्ति का है। और मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी में कुछ काले नाग आए दिन कांग्रेस की विचारधारा को डसने लगे हुए हैं। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, महिलाओं के सम्मान की पार्टी है, युवाओं को रोजगार देने की पार्टी है। आज मैं यहाँ आया इसलिए नहीं आया कि मैं आपका अपना सुल्तानपुर जी से मैं मिल सकूं, मैं इसलिए आया कि सुल्तानपुर जी ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपने पहले काफी दिनों से प्रोग्राम दे रखा था लेकिन आप नहीं आए, तो मैंने कहा कि हमारे को कुर्सी से ज्यादा मोह जनता की सेवा से है और हम जनता की सेवा के लिए आए। यही नहीं, आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की है, जयराम ठाकुर जी है, उनकी सत्ता की भूख नहीं जा रही, कहते ऑपरेशन लोटस होकर रहेगा। ऑपरेशन लोटस का फिक्र तो उन लोगों को है जो कुर्सी के साथ चिपका रहना चाहते हैं। हमने पहले ही कहा है कि हम सत्ता में आए हैं, सत्ता सुख के लिए आए हैं, आम आदमी की सेवा करने के लिए आया, गरीब आदमी की सेवा करने के लिए आया। क्या कभी कोई सोच सकता था
कि सरकार गरीब किसान जिसके पास पशुपालक होता है, जो दूध दूता है, गाय के दूध को सरकार 45 रुपए में खरीदेगी और 45 रुपए से अधिक वो बाजार में बेचेगा। किसी ने सोचा था ये योजना हमने इस बजट में लेकर आए हैं। आपने देख रहे आने वाले समय में दूध से भी आपकी आय होगी। जब इस प्रकार की योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी दी गई तो राज्यसभा में कुछ हमारे बिकाऊ एमएलए टिके और उन्होंने उसमें एक ऐसे अधिवक्ता मनु सिंघवी जी जो देश के महान अधिवक्ता है, उनके खिलाफ वोट क्रॉस कर दिया। अब छुट्टे बैठे विधानसभा में आने क्या, विधानसभा में नहीं आ सके। कैसे आए? सीआरपीएफ लेकर आए, हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से वापिस उड़कर चले गए हैं। जो पार्टी को धोखा देते हैं, जो पार्टी के साथ नहीं चलते हैं, लोग उनको क्या बोलते हैं? गद्दार बोलते हैं। इसलिए मैं आज यही कहना चाहता हूं कि आपका प्यार हमें चाहिए, आपका सम्मान हमें चाहिए। आप ही मेरी हमारी असली ताकत है। धन हमारी ताकत नहीं हो सकता, जनता का प्यार ही हमारी असली ताकत हो सकती है। गरीब का प्यार ही हमारी असली ताकत हो सकती है। आपको आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जो हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मेरे भाई विनोद सुल्तानपुर जी ईमानदार है, कोई इन पर उंगली नहीं उठा सकता। शराबत इनमें भरी हुई है। अच्छे पढ़े लिखे हैं, लॉ किया हुआ है, थोड़ा खाते हैं, थोड़ा में गुजारा करते हैं, लेकिन चैन की नींद सोते हैं। और जो राजनीति में आकर पिछले दरवाजे से धन कमाते हैं, रात को उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि धन ही नहीं उनको सोने देता। और जिन लोगों ने इस क्रॉस वोटिंग में धन लिया है, जिनको उनको नींद नहीं आएगी, उनका चैन सुख छीन चुका है। और जो व्यक्ति अपना चैन खो दे, जो व्यक्ति अपनी नींद खो दे, वो ऐसा धन भी क्या करना। तो ये जो लोग हैं इनसे घबराने वाला नहीं है। हमारी सरकार 5 साल चलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी अकेले आए, जो भी तकलीफें आए, जो भी विधायक चोरी हो जाए, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की जनता हिमाचल में जनता इस प्रकार की बातों को पसंद नहीं करती है। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाला वक्त हिमाचल का है, इन भ्रष्ट लोगों से बच कर रहना है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। विनोद सुल्तानपुरी जी ने आईपीएस का डिवीजन मांगा है, आज ही इनको ये डिवीजन भी मिल जाएगा और स्पार्टू का तो मिल जाएगा। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम लोग ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे, ईमानदारी से आपके दुखों को बांटने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास साधन होगा उससे वो आप ही को बांटेंगे, आम जनता को बांटेंगे, किसान को बांटेंगे, रोजगार के लिए योजनाएं लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।